प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने प्रथम प्रश्न पत्र रीति काव्य के रीतिकालीन जो परिस्थितियां हैं उनके अंतर्गत उन परिस्थितियों के बारे में जिक्र किया। वो परिस्थितियां सामाजिक परिस्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियां थी। आज के इस व्याख्यान में इन्हीं रीतिकालीन परिस्थितियों को अनवरत रूप से जारी रखते हुए आज हम जिन परिस्थितियों पर चर्चा करने जा रहे हैं वो तीसरी परिस्थिति है सांस्कृतिक परिस्थिति। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो समय था, इस समय समाज की स्थिति शोचनीय होने से शाहजहां के उदारवादी तथा सामंजस्यपूर्ण रवैये तथा संतों एवं सूफियों के उपदेशों से हिंदू व इस्लाम संस्कृतियों में जो निकटता आई वह औरंगजेब की कट्टरता व धृष्टता के फलस्वरूप विचलित हो चुकी थी। हिंदू मठ व पीठ वैभव व ऐश्वर्य के केंद्र बनने लगे थे। इस्लाम धर्म भी कुरान को हिफ्ज करने तथा नमाज रोजा का यथाविधि पालन करने तक ही सीमित होने लगा। धर्म नैतिक आचरण व मूलभूत सिद्धांतों से हटकर केवल ब्रह्मचरण तक सीमित रह गया था। मठ तथा मंदिर देवदासियों के नृत्य से झंकृत थे और अशिक्षित वर्ग में तीर्थ करना, व्रत रखना, मनोकिया मांगना, ताबीज बनवाना, रामलीला देखना, रामचरितमानस पाठ करना, कव्वालियां करना, धर्म प्रदर्शन में हिस्सा लेना, ये इनके अंग तथा मनोविरोध मात्र बनकर रह गए थे। तो ये जो सांस्कृतिक परिस्थितियां थी ये रीतिकाल के समय में इस तरह की थी। इसके बाद जो चौथी परिस्थिति आती है वो है आपके कलात्मक परिस्थिति। यहां रीतिकाल कलाओं की दृष्टि से चरम वैभव को प्राप्त है। स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला को इस युग में राजाश्रय प्राप्त हुआ और अकबर तथा शाहजहां ने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। ताजमहल इसका अद्भुत उदाहरण है। औरंगजेब ने भी लाहौर तथा दिल्ली में निर्माण कार्य करवाया और जिसमें मुगल स्थापत्य कला के दर्शन होते हैं। जयपुर में सवाई जयसिंह जी के महल, डीग में महाराजा सूरजमल के महल, छत्रसाल आदि की छतरियां भी हिंदू राजाओं के स्थापत्य प्रेम की एक अनूठी मिसाल है। चित्रकला में नूतनता का समावेश होने लगा। रंगों में सुनहरी पानी मिलाकर व्यक्ति चित्र उकेरे जाते थे। राजस्थानी एवं कांगड़ा शैली प्रसिद्ध थी। इनमें ऋतुओं का आश्रय लेकर शब्दों को रेखाओं में व्यक्त किया जाता था। इस युग की चित्रकला राजसी व सामान्य जनजीवन को समानांतर लेकर चली है। अकबर के समय में संगीत कला को पर्याप्त प्रश्रय भी मिला। शाहजहां के काल के बाद संगीत कला को आघात लगा। 18वीं शताब्दी में मुहम्मद शाह ने संगीत कला को पुनर्जीवित करने का अथक प्रयास भी किया। अनेक राग रागनियों का विकास इस काल के अंतर्गत हुआ। इसमें जयपुर तथा लखनऊ राजघरानों का पर्याप्त योगदान रहा है। पांचवी जो परिस्थिति आती है वो है आपके साहित्यिक परिस्थिति। भक्ति काल के भक्त कवियों को सीकरी से कोई काम नहीं था, पर रीतिकालीन कवियों का सीकरी के बिना सरे नहीं को काम। साहित्य की दृष्टि से यह युग पर्याप्त प्रश्रय प्राप्त था, किंतु कवियों को अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचि का विशेष ध्यान रखना पड़ता था, जिससे प्रतिभावान होते हुए भी ये लोग अपने सृजन का उत्तमोत्तम रूप प्रस्तुत नहीं कर पाते थे। राज्यसभा का सदस्य होने में गौरव था तथा राज कवि होने से यह गौरव और अधिक बढ़ जाता था।
ठाकुर कवि का कहना है, ठाकुर सो कवि भावत मोही जो राजसभा में बड़प्पन पावे। इस काल के कवियों का मूल उद्देश्य था अर्पण सामर्थ्य का प्रदर्शन तथा विलासी आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारिक तथा अतिरंजित शैली में प्रशस्तियों की रचना करना। उस समय जो उन्होंने बात कही रचना में कि अब के कवि रीजी है तो कठिनाई, नैतु राधिका कन्हाई सुमरिन को बहानो है। ये उन्होंने कहा। अब यहां हम जिक्र करते हैं रीतिकालीन जो कवि हैं उनकी तीन जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। पहली है रीतिबद्ध, दूसरी है रीति मुक्त और तीसरी है रीति सिद्ध। यानी इन तीनों ही प्रवृत्तियों में अलग अलग कवियों के द्वारा अपना जो साहित्य सृजन है वह किया गया। रीतिकालीन कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण रीतिकाल के अंतर्गत लिखे ग्रंथों के आधार पर हम रीतिकालीन कवियों को निम्न तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं: रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। सबसे पहले हम यहाँ रीतिबद्ध कवियों के बारे में जान सकते हैं। रीतिबद्ध कवि इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने काव्यांगों जिसको हम काव्यांगों के नाम से काव्य लक्षण उसमें हम ले सकते हैं, हेतु हम उसमें ले सकते हैं, काव्य का प्रयोजन हम उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, शब्द शक्तियां हैं, ध्वनि है, रीति और अलंकार है, रस है, छंद एवं नायिका भेद के लक्षणों और उनके आधार पर सरस उदाहरणों की रचना की है, जिनमें प्रमुख है चिंतामणि कवि। चिंतामणि कवि ने अपना जो प्रसिद्ध जो काव्य ग्रंथ उस समय लिखा वो था कविकुल, कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी। मतिराम कवि ने भी अपने दो काव्य उसके अंतर्गत लिखे। पहला रसराज और दूसरा है ललित ललाम। देव कवि ने भी यहाँ अपने दो महत्वपूर्ण काव्य उस समय लिखे, भाव विलास और शब्द रसायन। पद्माकर कवि जगत विनोद और कुलपति मिश्र, भिखारी दास आदि कवि इसी श्रेणी में हम सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बाद रीतिमुक्त कवि, दूसरे हैं रीतिमुक्त कवि। और वो रीतिमुक्त कवि जो है वो इस वर्ग के कवियों में श्रृंगारिक छंदों की प्रेरणा का स्रोत व्यक्ति प्रेमानुभूति होने के कारण उनका मूलाधार प्रेम की पीर है। जैसे रीतिकालीन कवियों में एक कवि को हम बड़ी भांति जानते हैं, घनानंद कवि। और घनानंद कवि के बारे में ऐसा माना जाता है कि कविता जो है वो विरले ही कर पाते हैं, कविता करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिहारी कवि वो घनानंद जो कवि हैं ये अपने राज दरबार की नर्तकी से यहाँ प्रेम करने लग गए थे, मन ही मन प्रेम करते थे। वो प्रेम एक तरफा था। जब राजा के द्वारा उनसे पूछा गया कि क्या आप इस सुजान से प्रेम करते हैं, तो उन्होंने हाँ करी। सुजान को बुला करके जब उससे पूछा गया तो सुजान ने बिल्कुल नहीं कह दिया। तो कवि को यहाँ अपना जो कर्म है वो करते रहने के साथ साथ वह अन्य जो कर्म कर रहा है, यानी मन ही मन वह उसको सुजान को चाह रहा है। जब राजा को ये बात नागवार गुजरी कि कवि घनानंद यहाँ झूठ बोल रहा है, उसने उसको दंड स्वरूप अपने राज्य की सीमा से बाहर देश निकाला दे दिया। सैनिक आए और सैनिकों ने उसे पकड़कर और जंगल में यहाँ वो ले गए और उसको छोड़ आए। गहरी खाई में उसको नीचे लुढ़का दिया गया। लुढ़कते रहने के कारण उसका जो शरीर है वो लहूलुहान हो गया, वह जख्मी हो गया। उसके जो कपड़े हैं वो फट गए, दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बढ़ गए थे और लड़खड़ाते कदमों से एन केन प्रकारेण वो उस पहाड़ी पर चढ़ा और पहाड़ी के ऊपर चोटी पर बैठकर उसने घनानंद कवित्व की रचना की। तो यानी आहत होगा वो कवि होगा, जिसका हृदय आहत हुआ होगा तो अपने आप ही उसमें जो कवि का जो सौंदर्य है
वो अपने आप ही मां सरस्वती के समान विराजमान हो जाता है। अब यहां रीतिमुक्त कवियों की श्रेणी में दूसरा जो वर्ग है इसका वह है रीति मुक्त कवि। इस वर्ग के कवियों में श्रृंगारिक छंदों की प्रेरणा का स्रोत व्यक्ति प्रेमानुभूति होने के कारण उनका मूलाधार प्रेम की पीर है, और घनानंद कवि को हम प्रेम की पीर का कवि कहते हैं, प्रेम की पीड़ा का कवि उन्हें कहा जाता है। अर्थात इन्होंने लक्षण ग्रंथों संस्कृत की परंपरा का निर्वाह नहीं करके आत्मानुभूति व स्वच्छंद प्रवृत्ति को अपने काव्य का आधार बनाया। ठाकुर के जो कवित्व हैं, लोगन कवित्व कीबो खेल करी जानो है, अर्थात लोग कविता को करना एक खेल जानते हैं, अर्थात कविता करना खेल जान रखा है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्रीय दृष्टि के वे विरोधी थे। इस प्रवृत्ति में घनानंद को हम ले सकते हैं, आलम को हम सम्मिलित कर सकते हैं, ठाकुर कवि भी स्वयं इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं, बौद्धा कवि भी इसी प्रवृत्ति के अंतर्गत यहाँ सम्मिलित होते हैं। इन सभी की रचनाओं को इस प्रवृत्ति के अंतर्गत, इस वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है। अब तीसरा जो वर्ग आता है वो है रीति सिद्ध कवि। बिहारी जो कवि हैं वो इस वर्ग के एकमात्र प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं, और इनका एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई है। हर जो दोहा है, बिहारी सतसई के जो दोहे हैं वो वास्तव में बहुत ही सटीक, सरल और बिल्कुल एक सही भाषा का प्रयोग करते हुए कवि बिहारी के द्वारा लिखे गए हैं। तो दोहों के बारे में भी हम बिहारी सतसई में एक दोहा उनके द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में जिक्र करते हैं कि सतसई आके दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही संक्षिप्त में वो बहुत बड़ी बात कह देते हैं। और जैसा उनके काव्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि बिहारी ने अपने काव्य में भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित की है, या उन्होंने अपने काव्य में गागर में सागर भरा है। उन्होंने अपना ग्रंथ लक्षण ग्रंथों की परंपरा से बंध कर नहीं रचा, किंतु अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया, रस का प्रयोग उन्होंने किया, नाई का भेद उन्होंने किया, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि काव्यांगों का समावेश इनके ग्रंथ में स्वतः ही हो गया। और ये उस समय की एक बहुत ही आवश्यकता थी कवियों के लिए। इसमें अलंकारिकता, चमत्कार तथा सौंदर्य दोनों सम्मिलित हैं। अतः इस ग्रंथ के आधार पर बिहारी को हम रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में रख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। आगे के व्याख्यान में आपको इन जो रीतिकाल की जो प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं, अर्थात जिनको हम रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं कह सकते हैं, उनके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। धन्यवाद।